हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में। और एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इस लेक्चर वीडियो में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट्स एंड मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती क्या है? सो एमटीपी को रेफ़र किया जाता है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन के नाम से भी। सो इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन रेफर एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या होता है कि एबॉर्शन का इंडक्शन जो है वो लीगल और इलीगल दोनों ही होते हैं। सो बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं वर्ल्ड में, ग्लोब में, जहाँ की एबॉर्शन अभी तक लीगलाइज्ड है, जहाँ की एबॉर्शन अभी तक लीगलाइज्ड नहीं है। लेकिन इंडिया में एबॉर्शन लीगलाइज्ड है बाय द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 एंड हैज़ बीन इन्फोर्स्ड इन द अप्रैल 1972। बट ग्लोब में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे एबॉर्शन अभी तक लीगलाइज्ड नहीं है। नाउ अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ईदर बाय द मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड्स बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। तो अगर डेलिब्रेट टर्मिनेशन हो रही है प्रेगनेंसी की, चाहे वो मेडिकल और सर्जिकल मेथड से हो, फीटस की वायबिलिटी एंड एबॉर्शन के इंडक्शन से पहले, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। ओके, नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 क्या है? तो द इंडियन एबॉर्शन लॉज फॉल्स अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट which was enacted by the Indian Parliament in the year 1971 with the intentions of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. So इंडिया में एबॉर्शन लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के अंदर आते हैं, एंड जिसको इनेक्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में 1971 में, जिसका इंटेंशन था कि इलीगल एबॉर्शन को रिड्यूस करना है एंड उन जो कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी है उसको रिड्यूस करना है। एमटीपी एक्ट इफेक्टिवली और came into effect from 1st April 1972 and was amended in the year 1975 and 2002. So 1975 और 2002 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है अ रेप सर्वाइवर टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी एट 24 वीक्स। सो अगर कोई रेप सर्वाइवर है और उसने कंसीव कर लिया है तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एट 24 वीक्स में, एंड विच इज़ बियॉन्ड द परमिशन 20 वीक्स लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि परमिसिबल के बियॉन्ड है 20 वीक्स लिमिट जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर। अगर हम लीगल एबॉर्शन की बात करें तो टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ये टर्मिनेशन परफॉर्म किए जाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं मेडिकल उनके द्वारा परफॉर्म कराया जाता है, एंड असिस्ट किया जाता है एटलीस्ट 25 MTP एंड डिग्री इन OBG बाय द एक्ट, एंड टर्मिनेशन इज डन एट द प्लेस अप्रूव्ड अंडर द एक्ट। और ये टर्मिनेशन उसी जगह पे होंगी जिसको अप्रूवल मिला हुआ है इस एक्ट के अंदर, एंड टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशंस इन विद इन द जेस्टेशन वीक प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट। एंड टर्मिनेशन भी तब करा जाएगा जब कंडीशन और जेस्टेशन वीक उस प्रेस्क्राइब्ड एक्ट के अंडर फॉल होता हो तब, एंड द एबॉर्शन हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट। एंड जो एबॉर्शन है उसकी उसको रिपोर्ट किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, जो स्टेट के हेल्थ सर्विस है उसके डायरेक्टर को। एंड अगर हम इंडिकेशन की बात करें, सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर एमटीपी के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? तो वैसे वुमेन जो कि फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं है, या वुमेन हुज फिज़िकल और मेंटल हेल्थ वर इंडेंजर्ड बाय द प्रेगनेंसी, जिनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वो प्रेगनेंसी की वजह से डेंजर में हो, तो उस कंडीशन में हम इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है। देन वुमेन फेसिंग द बर्थ ऑफ अ पोटेंशियली हैंडीकैप्ड और माल परफॉर्म्ड चाइल्ड। सो ऐसे वुमेन जो ऐसे बच्चे की जन्म को फेस कर रहे हैं, बर्थ को फेस कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियली हैंडीकैप्ड है या माल परफॉर्म्ड चाइल्ड है,
या वो उसकी ऐसे बच्चा जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैंडीकैप्ड है, जिसकी जिम्मेवारी वो आगे नहीं उठा सकते हैं जिम्मेदारी, ऐसे बच्चे की टर्मिनेशन के लिए, ऐसे कंडीशंस में एबॉर्शन के लिए, टर्मिनेशन के लिए परमिट मिलती है। देन रेप के केस में, कि रेप से अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसको भी टर्मिनेट करने की परमिशन मिलती है, लेकिन वो एक्ट के अंदर वो कंडीशंस एंड जेस्टेशन वीक फॉल होना चाहिए। देन द नेक्स्ट, pregnancies in unmarried girls under the age of 18 with the consequent of a guardian. So pregnancy of unmarried girl under the age of 18 with the consent of a guardian. So ऐसी लड़की जो कि 18 ईयर से कम हो और वो प्रेग्नेंट हो गई हो तो गार्जियन के कंसेंट के आधार पे देन उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन मिलती है इस एक्ट के अंदर। एंड द प्रेगनेंसीज दैट आर रिजल्ट ऑफ अ फेलियर इन स्टेरिलाइजेशन, so these are the conditions and indications for MTP, medical termination of pregnancy. फर्स्ट ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? सो मेथड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन के क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट इज mifepristone RU486 and misoprostol. So mifepristone 200 mg, an analog of progestin, acts as a antagonist blocking the effect of natural progesterone. So addition of low dose prostaglandins 800 mg improves the efficiency of first trimester abortion. It is effective up to 63 days and is highly successful when used within the 49 days of gestation. So mifepristone जो कि एक एनालॉग है प्रोजेस्टीन का, सो ये एक्ट करते हैं एज एंटागोनिस्ट और वो ब्लॉक करते हैं नेचुरल प्रोजेस्टेरोन के इफ़ेक्ट को। एडिशनल लो डोज दी जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की 800 mg जो कि इम्प्रूव करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन की इफ़िशियंसी को, एंड ये इफ़ेक्टिव होता है अप टू 63 डेज़ एंड इज़ हाईली सक्सेसफुल जब इसको यूज़ किया जाता है 49 डेज ऑफ जेस्टेशन में। देन नाउ वैक्यूम एस्पायरेशन। वैक्यूम एस्पायरेशन क्या है? तो वैक्यूम एस्पायरेशन इज़ डन अप टू 12 वीक्स विद द मिनिमल सर्विकल डायलेशन। सो ये 12 वीक्स पे कराए जाते हैं जिसमें कि मिनिमल सर्विकल डायलेशन करा जाता है, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड एज एन outpatient procedure using a plastic disposable Cummins cannula and a 60 ml plastic syringes, and it is quicker, like 15 minutes procedure है, effective 98 to 100% and less traumatic and safer than dilation, evacuation and curettage। से इन सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं ये। एंड द प्रोसीजर में बी मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन MVA और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन। सो एस्पायरेशन मैनुअली और इलेक्ट्रिकल दोनों ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, MVA और EVA यानी कि इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, दोनों ही मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। हैंड ऑपरेटेड डबल वाल्व प्लास्टिक सिरिंजेस इज अटैच्ड टू अ कैनुला। सो इसमें हैंड ऑपरेटेड डबल वाल्व प्लास्टिक सिरिंजेस को अटैच किया जाता है कैनुला से, एंड द कैनुला इज इंसर्टेड transversely into the uterus and the vacuum is activated। सो यहाँ पे कैनुला को इंसर्ट किया जाता है सर्विकली यूट्रस में एंड वैक्यूम को एक्टिवेट किया जाता है। देन अ नेगेटिव प्रेशर ऑफ 660 mg Hg इज क्रिएटेड। देन एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है 660 mm ऑफ Hg, एंड देन एस्पायरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इज डन, एंड जो भी कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स है उसको एस्पायरेट किया जाता है। सो ये होता है वैक्यूम एस्पायरेशन मैथड। नाउ सर्जिकल मैथड्स की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर विद रीजनेबल सेफ्टी एज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक बिटवीन 13 and 15 वीक्स। इसमें अगर टर्मिनेट करना हो तो ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्या होता है? डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। इसमें डायलेशन एंड इवैक्यूएशन मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन इन द मिड ट्राइमेस्टर इज़ लेस कॉमनली डन। सो मिड ट्राइमेस्टर में डायलेशन एंड इवैक्यूएशन को बहुत ही कॉमनली, बहुत कम कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है। एंड प्रेगनेंसीज एट 13 to 14
menstrual weeks are evacuated. In all mid-trimester abortion cervical preparation must be used, WHO 1997, to make the process easy and safe. Now intracervical tent, साथ ही साथ miprostone and misoprostol are used as the cervical priming agents, and the procedure may need to be performed under the ultrasound guidance to reduce the risk of complications. So complications के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसीजर को अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर परफॉर्म करना चाहिए. एंड साइमल्टेनियसली यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज़ यूजफुल. सो साथ ही साथ अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन की का यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़फुल होगा. नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं एमटीपी के? सो इसके दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो इमीडिएट एंड सेकंड इज़ रिमोट. सो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में सर्विक्स की इंजरी हो सकती है, लाइक सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, एंड यूट्राइन साथ ही साथ क्या हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन ड्यूरिंग डी एंड ई, एंड हेमरेज हो सकते हैं, शॉक ड्यू टू ट्रॉमा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकती है, एटॉनिक यूट्रस और रेयरली कोगुलेशन फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और इबोलिज्म हो सकते हैं. ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है एमटीपी के. रिमोट कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लाइक गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रिकल. सो अगर हम गायनोकोलॉजिकल की बात करें तो गायनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, chronic pelvic inflammation and scar, endometriosis. So these are the gynecological complications. and अगर हम obstetrical complications की बात करें तो इसमें ectopic pregnancy हो सकती है, pattern labor and साथ ही साथ rupture हो सकता है यूट्रस. So thank you so much students. I hope आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा. Thank you.